dear students, how are you? Myself Dr. P.S. Parihar, you are welcome in Apni Shiksha. Dear students, academic examination ये फास्ट ट्रैक प्रिपरेशन के अंतर्गत अब सेकेंड मोस्ट इफेक्टिव प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करा रहे हैं और निश्चित रूप से इसके क्वेश्चंस डायरेक्टली इनडायरेक्टली 100% आपके पेपर में अपीयर होंगे, राइट। तो आइए चलते हैं अपने मंजिल की ओर और उसमें डिस्कस करते हैं आज सेक्शन बी। डियर स्टूडेंट, देखिए सेक्शन बी में पहुंच चुके हैं। Suppose you are considered yourself that taking part in examination है और एक क्वेश्चन आपके सामने होंगे, तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। और इसमें देखिए क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन यू नो कैरी 2 मार्क्स, तो हमें 2 मार्क्स के आधार पर इसका मैटर भी प्रोवाइड कराना है। और क्वेश्चन है, राइट डाउन द पॉसिबल रिएक्शन फॉर कोरोजन ऑफ आयरन अकरिंग एट एनोड, cathode and overall reaction to form an iron oxide in terms of rust. Dear student, this question is taken from physical chemistry and chapter electrochemistry. Topic corrosion. क्लियर, पूरा कंसेप्ट हमें एक्सप्लेन करना है। तो corrosion में पहुंच गए। And corrosion, you know, the decay of any metal in the presence of oxygen and moisture is known as rusting. Clear? Then what will happen at cathode and anode and overall reaction in case of rusting? So rusting of iron is the example of corrosion. तो देखिए यहां पर rusting of iron, बेटा ये जो कोई भी redox मैंने आपको डिस्कस किया था, all these are counted under redox process. ये सभी redox process के अंतर्गत है। मींस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की थॉरोली स्टडी रेडॉक्स केमिस्ट्री पर बेस्ड है और ये रस्टिंग ऑफ आयरन इज आल्सो काउंटेड अंडर रेडॉक्स, राइट। तो इसमें देखिए पहला, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसे यूज करते हैं, एनोड के रूप में किसे यूज करते हैं, कैथोड के रूप में किसे यूज करते हैं। एनोड पर होने वाली ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कैथोड पे होने वाली रेडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। तो देखिए सबसे पहले इसमें H2CO3, dear student, H2CO3 is used as electrolyte. Clear? Definitely this is used as particularly electrolyte. यह है आपका H2CO3 means कार्बोनिक एसिड, राइट। यह एटमॉस्फेयर में रहता है और Fe is used as anode. Here O2 is used as cathode. अब देखिए इसकी रिएक्शन पूरा लिखना है। फॉर इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का क्या काम होता है, H2CO3 used to break प्लस CO3 -2 ऑटोनोमस है। अब बेटा एट एनोड, आप जानते हैं एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, आयरन है, इट यूज टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स। बेटा आयरन है, आप देख सकते हैं यहां पर आयरन का ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीडेशन में पहले एस फॉर्म में आता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। आयरन आउटर मोस्ट यस ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ठीक है, तो यस फॉर्म में आएगा बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। यू कैन नोटिस इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ओके। बाय द सेम वे एट कैथोड, अब देखिए कैथोड में क्या होता है, व्हाट इज गोइंग टू परफॉर्म इन कैथोड। कैथोड में O2 लिया था, H पॉजिटिव यहां से लेगा और इलेक्ट्रॉन, तो देखिए यहां पर हमें करना क्या है, 4H लेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन, 2 यहां कर देंगे, 2 यहां कर देंगे, ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, ओके। तो यहां पे क्या बन जाएगा, ट्वाइस H2O। यहां Fe0 का +2 में ऑक्सीडेशन हो रहा है, O2 यहां ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है,
और H2O यहाँ पे -2 आ जाएगी, रिडक्शन हो रहा है। तो ये ऑक्सीडेशन हुआ और डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या हुआ, इट इज ट्रीटेड अंडर द रिडक्शन। तो एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे का रिडक्शन हो रहा है। ओके, अब आगे देखिए फर्दर क्या होती है इसमें, यहां पर एक्सप्लेन किए दे रहे हैं। अब ये Fe+2 O2 के कांटेक्ट में आता है, इट यूज टू ऑक्सीडाइज इनटू Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, राइट। और दिस फेरिक ऑक्साइड यूज टू गेन x mole of crystalline water Fe2O3 dot XH2O, this is known as rust। ये आपका रस्ट हो गया और इसका होगा रेडिश ब्राउन कलर, राइट। तो दिस इज काउंटेड, दिस इज द एक्यूरेट सॉल्यूशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, ऑक्सीडेशन, एनोड रिडक्शन, ये फर्दर ऑक्सीडेशन, फेरस ऑक्साइड इनटू फेरिक ऑक्साइड, और ये फेरिक ऑक्साइड यूज्ड टू एडजॉर्ब टू सुटेबल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर टू कन्वर्ट इनटू रस्ट। क्लियर? तो ये आपका देखिए कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। आगे चलते हैं, ये भी कंप्लीट हुआ आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में पहुंचते हैं और इसको देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ इसको पढ़ेंगे और देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, राइट। कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन ऑफ दिस रिएक्शन। किसी रिएक्शन के 90% के कंप्लीट, आप देखो पूरा ऊपर से पढ़िए, द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक प्लेस 30 मिनट फॉर 50% कंप्लीशन। कोई केमिकल रिएक्शन है और 50% डिकम्पोज होने में उसे 30 मिनट लगते, तो कहता है इसी कंपाउंड के 90% के कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा। डियर स्टूडेंट, मैंने इसको थरोली पढ़ा और पढ़ने के बाद ये गेस करेंगे इज विच चैप्टर दिस बिलोंग। तो डियर स्टूडेंट, इट इज बिलोंग्स टू फिजिकल केमिस्ट्री। तुरंत क्वेश्चन जैसे पढ़ा आपने बिल कॉन्फिडेंस के साथ पहले याद करेंगे इस किस चैप्टर का है, तो ये फिजिकल केमिस्ट्री के केमिकल काइनेटिक चैप्टर का है। और केमिकल काइनेटिक्स में आपको मालूम है फर्स्ट ऑर्डर, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में फर्स्ट ऑर्डर की तरफ गए, और जैसे फर्स्ट ऑर्डर की तरफ गए तुरंत आपको याद आ जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का काइनेटिक इक्वेशन क्या होता है, हाफ लाइफ पीरियड का इक्वेशन क्या होता है। बस इतना जानने के बाद सॉल्यूशन 2 मिनट में, राइट। देखिए इसका सॉल्यूशन बहुत आसानी से फाइंड कर लेंगे। यस, नोटिस अबाउट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इसमें आ जाएगा, देखिए 30 मिनट कितने में डिकम्पोज होता है, 50% के कंप्लीट होने में 30 मिनट लगता है। इससे कंक्लूजन निकला, इसका टी हाफ दिया है, टी हाफ हाउ मच, 30 मिनट। भाई 50% जितने में डिकम्पोज होगा उसकी हाफ लाइफ पीरियड ही तो होती है, और जब हाफ लाइफ पीरियड मालूम हो गया हमें, तो डियर स्टूडेंट के की वैल्यू निकाल लेंगे। और के क्या होता है, 0.6932 अपान टी हाफ, मींस इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 0.6932 का होल अपान टी हाफ मींस 30। ये देखो हमें क्लियर हो गया, ये के की वैल्यू हमने इससे निकाल लिया, ये हाफ लाइफ पीरियड की सहायता से। अब क्या कह रहे हैं, इसके 90% के डिकम्पोज होने में क्या समय लगेगा। इट मींस यक्स क्या है यहां पर 90%, तो यक्स की वैल्यू 90 आ जाएगी, और इनिशियल कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन 100 हो जाएगा। भाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 90% है, तो इनिशियल 100 हो गया, और यक्स यहां पर क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और बेटा आपको मालूम होना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए K इज इक्वल टू 2.303 अपान T लॉग A अपान A माइनस एक्स। ये काइनेटिक इक्वेशन यूज करते हैं। और अब रह क्या गया, आप जब ये पूरा याद कर लेंगे आपका कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ चुका होगा, और इसको सॉर्ट आउट करने में आपको 1% भी हेजिटेशन नहीं होगी। तो आप देखिए ये जब सॉल्व किया तो आगे देखिए कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, वैल्यू अप्लाई कर दीजिए। के की वैल्यू बेटा यहां पर ऑलरेडी दी है, हाउ मच, के की जगह रख दीजिए 0.69
32 अपान ये के की वैल्यू देखिए ये है ना 30 मस्ट बी 2.303 अपान टी। ये टी हमें फाइंड आउट करना है, टी निकालना है हमें, ये इनटू लॉग इनिशियल क्या था 100 और नीचे क्या है a माइनस एक्स, ए क्या हमने मान लिया 100 और x दिया है 90। ओके इसको सॉल्व करेंगे 2.303 अपान टी लॉग 100 और नीचे क्या बचेगा 10, 90 में 100 में 90 के 10 बचा, इसको सॉल्व किया हमारा आ गया 2.303 अपान टी लॉग 10 और लॉग 10 की वैल्यू डियर स्टूडेंट कितनी होती है 1, तो 0.6932 अपान 30 इज इक्वल टू 2.303 upon t into 1. Now you can find out the value of time most easily. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके t की वैल्यू बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो देखा इसका सॉल्यूशन भी आपको कितना इजी लगा, और इजी क्यों लगा, क्योंकि आप फुल कॉन्फिडेंस था आपके अंदर। यू हैव टू डिजर्व टू योरसेल्फ अंडर फुल कॉन्फिडेंस, और तुरंत आपका सॉल्यूशन सामने है, कहीं पर भी डाउट की गुंजाइश नहीं है। क्लियर, ये क्वेश्चन नंबर आपका हुआ 20। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, द रोल ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। देखो हमें एक्सप्लेन करना है, दो रीजन दिए हैं, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, दोनों का कारण बताना है, और सेकेंड है द रोल ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। कोई बात नहीं, जब इसको ध्यान से देखते हैं तो ये दोनों ही भी किससे नजर आते हैं, केमिकल काइनेटिक से ही नजर आते हैं। और पहला पार्ट का इसका आंसर, इसका जब सॉल्यूशन बता रहे हैं बड़े ध्यान से देखिए, डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस। यदि अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करते हैं तो आपको इसको सॉर्ट आउट करने में जरा भी परेशानी नहीं होगी। ओके, तो आइए देखिए सबसे पहले ए पार्ट में, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ती है डियर स्टूडेंट, यू नो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस। टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो रिएक्टेंट की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी देन नंबर ऑफ कोलिजन्स आल्सो इंक्रीजेस। टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और इफ द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस नो डाउट कोलिजन्स अमंग द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आल्सो इंक्रीज। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच रेट ऑफ कोलिजन बढ़ जाती है, एंड दिस रेट ऑफ कोलिजन्स ऑलवेज फेवर टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो रेट ऑफ कोलिजन बढ़ेगी तो इट विल इंक्रीज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। यही इसमें लिखा है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ जाती है। तो सर सभी को इसका आंसर समझ में आ गया होगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या आप लिखेंगे कैसे, ऑन इंक्रीजिंग temperature kinetic energy of reactants increases which will increase to the rate of collisions, rate of collisions in reactants. Okay, hence rate of reaction also increases, also increases। तो क्लियर हो गया। तो इस तरह से रिएक्शन की रेट भी बहुत आसानी से क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ये था आपका पहले का आंसर। और सेकंड में द रोल ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, किसी रिएक्शन के रेट पर कैटलिस्ट का क्या रोल होता है। डियर स्टूडेंट, कैटलिस्ट जानते क्या होता है, पहले मैं कैटलिस्ट के बारे में बता दूं।
those substances which either increase or decrease to the rate of reaction without taking part in chemical reaction are known as catalyst. कैटलिस्ट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट हुए बिना रिएक्शन के रेट को चेंज करते, मींस ईदर इंक्रीज और डिक्रीजेस, या तो बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं. सच सब्सटेंसेस आर नोन एज कैटलिस्ट. और क्यों घटा या बढ़ा देते हैं? देखिए, कैटलिस्ट होते हैं रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज कर देते हैं, और एक्टिवेशन एनर्जी चेंज होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज हो जाती है. जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं वो पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं, और जो रेट ऑफ रिएक्शन को घटा देते हैं वो नेगेटिव कैटलिस्ट होते हैं. फॉर एग्जांपल, और बेटा इसको आप इस एग्जांपल से देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल H, ये एक आपके सामने रिएक्शन लिख रहा हूं. N2 प्लस twice H2 gives out twice NH3. ये Fe है. यहां पर Fe is used as a, अब यहां देखिए गैस गैस गैस. Here Fe is used as positive catalyst. So dear student, Fe is considered here as पॉजिटिव कैटलिस्ट के रूप में यूज करते हैं, राइट. ये भी आंसर आपका बिल्कुल एक्यूरेट सही रहा. कितना हमें मैटर लिखना चाहिए, कितने मार्क्स का है, इट इज कंपल्सरी. इसमें डिफाइन करेंगे, डिफाइन करने पर यू हैव टू प्रोवाइड सुटेबल एग्जांपल, क्योंकि कंप्लीट मार्किंग के लिए आप जो एक्सप्लेन करें उसको एग्जांपल के थ्रू सर्टिफाइड करना, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट. नेक्स्ट, ये भी कंप्लीट हुआ आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसको जब पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा, क्योंकि मैंने क्या बताया, कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन को पढ़िए, फुल कॉन्फिडेंस के साथ और बहुत कंसंट्रेट होकर के, और फिर पता लगाइए वो किस चैप्टर का है, कौन सा टॉपिक है और उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट हमें अप्लाई करना है. क्वेश्चन पढ़ते हैं. अरेंज द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ देयर सॉल्यूशंस. डियर स्टूडेंट, इनको देख के लग रहा है this question is related to a particular chapter, coordination chemistry. ये coordination chemistry का है, और इसमें हमें एक्सप्लेन करना है कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी के किस ऑर्डर में लिखना है? हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है. कंडक्टिविटी आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा था. कंडक्टिविटी यूज्ड टू डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ आयंस. यदि देखें ये जो कंपाउंड है और जिसमें नंबर ऑफ आयन की प्रोबेबिलिटी जिसमें जितनी ज्यादा होगी, डियर स्टूडेंट, कंडक्टिविटी भी उसकी अधिक होगी. क्यों? क्योंकि आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ करंट, राइट. तो इसमें देखिए, और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है. इन कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज में, डियर स्टूडेंट लिसन व्हाट आई वांट टू से, इनके कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज में केवल वही कंपोनेंट आयंस के रूप में कन्वर्ट होते हैं जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होते हैं. जरा देखिए, आप इसको समझने आपको बहुत अच्छी तरह से. इसमें देखिए, ये जो लिखा है इसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कुछ नहीं है. इसका ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये देखिए, इसके बाहर एक Cl लगा है. ये कोऑर्डिनेशन, ये देखिए, इसमें इसके 3 Cl, इसमें बाहर कोई Cl नहीं था. इसमें 1 Cl है, इसमें 3 है, और इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर 2 Cl. इट मींस आयंस में कौन ब्रेक होंगे? देखिए, आप समझ लीजिए, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. जो काउंटर आयन के रूप में प्रेजेंट हैं, और काउंटर आयन होते कौन हैं? डियर स्टूडेंट, काउंटर आयंस आर दोज आयन व्हिच आर प्रेजेंट आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर. जैसे इसमें कोई भी काउंटर आयन नहीं, और जिसमें काउंटर आयन नहीं है तो इसमें इट कांट ब्रेक इनटू आयंस, तो इसमें कोई आयंस नहीं बनेगा. इसमें देखिए 2 आयन बनेंगे, एक Cl है, ये है, तो है ना, ये पहला वाला कंपाउंड फर्स्ट है, दिस इज द कंपाउंड सेकेंड, दिस इज द कंपाउंड थर्ड, और दिस इज द कंपाउंड फोर्थ. इसके काउंटर आयन के बाहर कोई नहीं है, तो कंडक्टिविटी सबसे कम किसकी होगी? देयरफॉर ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी, क्योंकि हमें सॉल्व करके उतना ही लिखना है जितनी डिमांड की जाती है. पहले में कोई आयंस नहीं बनेगा, तो सबसे कम कंडक्टिविटी फर्स्ट की होगी. उससे अधिक इसके बाहर एक Cl है, तो एक आयन ये होगा, एक आयन 2 आयंस बन जाएंगे. तो इससे ज्यादा
रिएक्ट कंडक्टिविटी किसकी होगी? सेकंड की होगी। सेकंड के बाद देखिए फोर्थ में, देखिए इसके बाद 2Cl हैं, तो 2Cl आयन होंगे। ओके, समझ रहे हैं ना? तो एक ये आयन होगा और 2 Cl आयन, 3 आयन्स बनेंगे। इसके बाद Cl2 है ना, तो इसमें 3 आयन्स बन जाएंगे। तो इसकी ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी होगी? फोर्थ की। और सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी होगी? थर्ड में। देखिए इसके बाद 3Cl है, तो 3Cl माइनस 3 आयन बनेंगे ये, और एक बनेगा 4 आयन बनेंगे। तो सबसे अधिक कंडक्टिविटी किसकी होगी? थर्ड की। आई होप एवरीबडी कम टू नो प्रॉपरली। बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। फर्स्ट में देखिए काउंटर आयन में कोई आयन नहीं है, तो इसमें आयन बनेंगे नहीं, तो कंडक्टिविटी सबसे कम होगी। इससे ज्यादा किसकी होगी? इसमें एक Cl बाहर है, तो 2 आयन बनेंगे। एक Cl बनेगा और एक कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज का बनेगा। इससे ज्यादा किसमें बनेंगे? इसके बाद 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद 2 Cl है, तो 2 Cl आयन और एक आयन, 3 आयन्स बनेंगे। तो इससे ज्यादा इसकी होगी फोर्थ की, और सबसे ज्यादा थर्ड वाले की होगी, क्योंकि इसमें 3 Cl बाहर है, तो 3 आयन ये होंगे और एक 4 आयन्स होंगे। आई होप एवरीबडी नो द रियल आंसर एंड बेस्ट प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चंस, राइट? ये भी कंप्लीट हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। 23 देखते हैं, पढ़िए। और पढ़ते ही नजर आ रहा है कि दिस क्वेश्चन इज, डियर स्टूडेंट, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किससे रिलेटेड है? पहले वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, द लिंकेज कनेक्टिंग मोनोसैकेराइड यूनिट्स in polysaccharides. This question is related to बायोमॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बायोमॉलिक्यूल है। किससे रिलेटेड है? बायोमॉलिक्यूल से। पॉलीसैकेराइड, यू नो व्हाट इज द पॉलीसैकेराइड? हाउ विल यू गेस अबाउट द पॉलीसैकेराइड? किससे कहते हैं पॉलीसैकेराइड? दोज कार्बोहाइड्रेट which used to form more than 10 monosaccharide through hydrolysis are known as, through hydrolysis are known as, क्या नाम देंगे उनका? are simply known as polysaccharide. And in polysaccharide, listen what I want to say, in polysaccharide all the monosaccharide molecules attached with each other through glycosidic linkage. तो इसमें क्या कह रहा था? लिंकेज का नाम बताइए। तो पॉलीसैकेराइड में मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल एक दूसरे से जिस लिंक के द्वारा अटैच रहते हैं, दैट इज टू बी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर लिखना है, तो आप इसके आंसर में लिखेंगे इन पॉलीसैकेराइड्स all the मोनोमर। और मोनोमर्स होते क्या हैं? सैकेराइड मॉलिक्यूल होते हैं। ऑल दी मोनोमर्स माने सैकेराइड्स अटैच्ड विद ईच अदर थ्रू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। किससे अटैच होंगे एक दूसरे से? बेटा अटैच होंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ओके, फॉर एग्जाम्पल एज इन स्टार्च, फॉर एग्जाम्पल एज इन स्टार्च, स्टार इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉलीसैकेराइड। तो आप समझ गए होंगे पहले का आंसर आपको कितना स्मूथ लगा और कितनी आसानी से इसको अप्रोच किया आपने, राइट? इसका सेकेंड पार्ट देखिए, the presence of aldehyde group in glucose molecules, how will you prove? आपको कैसे पता चलेगा कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है? तो डियर स्टूडेंट, दिस क्वेश्चन इज आल्सो रिलेटेड टू बाय मॉलिक्यूल्स। और ग्लूकोज जानते हैं ना, ग्लूकोज क्या होता है? पॉली एल्डिहाइड। और ये आप जानते हैं कि आप जब एक्सप्लेन करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट की क्या डेफिनेशन बताते हैं? दोज कंपाउंड which are either polyhydroxyaldehyde or polyhydroxyketone are used to form polyhydroxyaldehyde and ketone through hydrolysis. Dear student, glucose is polyhydroxyaldehyde.
और हमें प्रूव करना है कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, तो तुरंत आपको ध्यान रखना चाहिए केवल स्ट्रक्चर से काम नहीं चलेगा बेटा, आपको एक रिएक्शन बताना है जिसमें केवल एल्डिहाइड ग्रुप इंटरेक्ट हो रहा हो, तो आप इसकी रिएक्शन या तो फेलिंग सॉल्यूशन से करा दें या टॉलेंस रीजेंट से करा दें। ठीक है, तो आप इसमें प्रूव करना है, तो नो डाउट आप इसमें लिखेंगे ग्लूकोज इज पॉलीहाइड्रोक्सी कंटेनिंग पॉलीहाइड्रोक्सी एंड एल्डिहाइड, और इसको प्रूव करेंगे कि क्यों है, बाय प्रोवाइडिंग अ सूटेबल केमिकल रिएक्शन। तो ये केमिकल रिएक्शन देखिए, दिस इज द फार्मूला ऑफ ग्लूकोज CHOH होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH, दिस इज द ग्लूकोज। और बेटा इसकी रिएक्शन कराते हैं फेलिंग सॉल्यूशन से, दिस इज द फेलिंग सॉल्यूशन। और जब इस फेलिंग सॉल्यूशन से कराएंगे तो नो डाउट व्हाट विल हैपन, यू नो, ग्लूकोज यूज्ड टू कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज क्या हो जाएगा, ये केवल CHO को, ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है इसको रिफ्लेक्ट करेगा तो ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा। तो CHO की जगह क्या हो जाएगा, COOH CHOH होल 4। बाकी में कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि हमें एल्डिहाइड को सब करना है। और ये फेलिंग, इसका ऑक्सीडेशन हो गया और बेटा फेलिंग सॉल्यूशन का रिडक्शन हो जाएगा, यहां 2 लगा दीजिए, इसका CHO से कार्बोक्सिल में कन्वर्ट हो गया, ये क्यूप्रिक से क्यूप्रस में बदल गया और ये बन जाता है रेडिस PPT लाइक ब्रिक्स, ईंटे जैसा लाल रंग का प्रेसिपिटेट बनेगा। तो ये रिएक्शन, ये क्वेश्चन भी आपने बहुत आसानी से इसको अटेम्प्ट कर लिया। क्लियर?